इंग्लिश इंस्पिरेशन क्लब चैनल पे इम्पोर्टेंट राइटर से रिलेटेड जो हम एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं उसमें आज हम बात करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो कि लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था। उसको आगे कंटिन्यू करते हुए हम यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ को पिक करेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम जॉन गाल्स वर्दी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, जिसमें एज अ ड्रामेटिस्ट, नॉवेलिस्ट एंड एज अ शॉर्ट स्टोरी राइटर इनके लिटरेरी करियर को डिस्कस करेंगे। एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस टी.एस. इलियट, थॉमस टर्न इलियट, द ग्रेट पोएट, क्रिटिक, ड्रामेटिस्ट ऑफ द मॉडर्न एज। तो इन तीनों इंपॉर्टेंट राइटर्स को आज की इस क्लास में हम पिक करेंगे अपने इस सीरीज में, जिनमें हम बात कर रहे हैं एमसीक्यूज ऑन इंपॉर्टेंट राइटर्स। ये सभी आपके एमपीटेट ग्रेड 1, DSSB, LG ग्रेड, TGT, PGT, UP TGT, PGT एंड साथ ही साथ KVS के एग्जाम, एनवीएस के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड, इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड। Here we have the very first question. रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, जो कि 1802 का ये वर्क है विलियम वर्ड्सवर्थ का, वाज ओरिजिनली कॉल्ड, क्या बोला जाता था इसको जब ये फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ है ये वर्क जो था, तो इसको किस टाइटल के नेम से, किस शीर्षक के नेम से इसको बुलाया गया था? लीच गदरर या लामिया, डिटर्मिनेशन या नन ऑफ दीज? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो आप इसको बिल्कुल मत भूलिएगा। जी हाँ, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, लीच गैदरर। ओके, ऑप्शन ए रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस जो 1802 का वर्क था, इसका जो ओरिजिनल टाइटल था वो था लीच गदरर। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दिस ओल्ड मैन आई मेट few hundred yards from my cottage at town Gadsmere, and the account of him is taken from his mouth. This is the reference that Wordsworth gives that it resulted in a poem. Which poem was that? चलिए बताइए किस पोएम में इस लाइन के बारे में उन्होंने बात की है, इस लाइन को बोला है उन्होंने, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, द वर्ड इज टू मच विद अस, या माइकल, या है नन ऑफ दीज? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करिए आप सभी। स्क्रीन पे आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए विलियम वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड ये हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन है। पार्ट 2 है, पार्ट फर्स्ट का लिंक आपको मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, एंड स्क्रीन पे भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आई बटन आपका होता है, आपको मेंशन हो रहा होगा, तो इसको आप चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा पार्ट फर्स्ट का, और इसके साथ साथ अदर वीडियोस जरूर देखिएगा। तो इस बैक ऑन टू दी क्वेश्चन, और क्वेश्चन जो हमारा है ये कि इस लाइन को वर्ड्सवर्थ ने अपने किस पोयम में बोला है, तो ऑप्शन हमारा जो है ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए मींस रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस में इस चीज के बारे में वर्ड्सवर्थ ने बात की है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और इस क्वेश्चन को जो इसका पब्लिकेशन ईयर था वो हमने बात ही कर लिया आपसे, 1802 में ये अपना पब्लिश हुआ है जो लिखा है उन्होंने। और ये इसके साथ ही साथ द वर्ड इज टू मच विद अस भी है, एंड माइकल अदर पोयम जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी हुई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विच पोयम वाज रिटन आफ्टर द डेथ ऑफ लॉर्ड नेल्सन? लॉर्ड नेल्सन की डेथ के बाद में कौन सी पोयम लिखी गई है? लीच गदरर, कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी वॉरियर, या नन ऑफ दीज? विच वन इज द आंसर? विच पोयम वाज रिटन आफ्टर द डेथ ऑफ नेल्सन, लॉर्ड नेल्सन? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी जल्दी से स्क्रीन पे दीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट हम यहाँ पे आज अप्रोक्सीमेटली 30 to 35 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में, इस सेशन में, इस लाइव क्लास में। तो आंसर है ऑप्शन सी, कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी वॉरियर। ठीक है, कैरेक्टर ऑफ द हैप्पी वॉरियर इज द वर्क जो कि आफ्टर नेल्सन की डेथ के बाद में ये पोयम लिखी हुई है। इस पोयम से रिलेटेड हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, कैरेक्टर ऑफ द हैप्पी वॉरियर। एंड अगर इसकी बात करें तो ये जो वर्क था कैरेक्टर ऑफ हैप्पी वॉरियर, ये 1807 में पब्लिश हुआ है। ठीक है, 1807 इज दी पब्लिकेशन ईयर। ठीक, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और इसके साथ ही साथ ये नेपोलियनिक वॉर से रिलेटेड पोयम है जो कि लिखा है वर्ड्सवर्थ ने, डब्ल्यू ने लिखा हुआ है। नेल्सन, लॉर्ड नेल्सन की डेथ के बाद ये पोयम लिखी गई है। अगला क्वेश्चन करते हैं, नंबर 4 क्वेश्चन। विलियम वर्ड्सवर्थ ब्रदर पास्ड अवे बाय ट्यूबरक्लोसिस, हार्ट अटैक, शिपरेक, या नन ऑफ दीज? विलियम वर्ड्सवर्थ के ब्रदर की डेथ किस वजह से हुई थी? आपको इसका आंसर करना है इस क्वेश्चन में।
कभी कभी क्वेश्चन आपका फैमिली मेंबर से रिलेटेड भी पूछ सकता है, किसी भी राइटर ऑथर से रिलेटेड, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान देके चलिएगा। फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा पढ़ लीजिएगा कि उनके फादर किस प्रोफेशन में बिलोंग करते थे या मदर का क्या नेम था, स्कूलिंग कहाँ से हुई थी, कहाँ से उन्होंने ग्रेजुएशन किया था, ऐसे कुछ जो इम्पोर्टेंट ऑथर्स हैं उनसे रिलेटेड ये थोड़ा सा एक ओवरव्यू आप लेके चलना। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ चलेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, शिप wreck। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, मीन्स जहाज के डूबने की वजह से इनके ब्रदर की डेथ हुई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, द वर्ड इज टू मच विद अस इज अ पोएम पब्लिश्ड इन। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। द वर्ड इज टू मच विद अस पोएम जो थी ये कब पब्लिश हुई है? 1806, 1807, 1809 या नन ऑफ दीज? इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का? जल्दी से इसको बताइए आप सभी। और इस क्वेश्चन के आंसर की अगर हम तरफ चलेंगे तो ये जो वर्क था, ये जो पब्लिश हुआ है, ये 1807 में पब्लिश हुआ है। इसको यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, 1807। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुआ था, यहाँ मैं मेंशन कर दे रही हूँ। ठीक है, इन 2 वॉल्यूम्स। और ये द वर्ड इज टू मच विद अस विच इज अ सोनेट। ओके, ये सोनेट है विलियम वर्ड्सवर्थ का। ओके, तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप जरूर अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिए। इस क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फेमस पोयम है जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसको लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन है, stern daughter of the voice of God, where does these line appears? कहाँ पे इस लाइन का अपीयरेंस मिलता है? विलियम वर्ड्सवर्थ की किस वर्क में मिलता है? stern daughter of the voice of God, आपको इसका आंसर बताना है। ऑप्शन ए ओड टू लामिया, ऑप्शन टू बी है ओड टू एडवर्सिटी, ओड ऑफ टू स्टर्न डॉटर या ओड टू ड्यूटी। विच वन इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पे है? इसका जल्दी से मुझे आंसर कर दीजिए। और फ्रेंड्स, इस आंसर की बात करेंगे तो वो हमारा है ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओड टू ड्यूटी में इस बारे में बात की गई है। स्टन डॉटर जहां आप देखोगे वहां मतलब ओड टू ड्यूटी के बारे में बात की गई है। ठीक है, ओड टू ड्यूटी जो इनका पोयम है इसमें इस लाइन का डिस्क्रिप्शन मिलता है। और ये जो पोयम थी ये पब्लिश कब हुई है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। पब्लिश्ड इन 1807। ठीक है, ऑलराइट, ये हमारा आंसर है। 1807 में ये हमारा पब्लिश हुआ है ये पोयम जो कि है हमारी ओड टू ड्यूटी, जिसमें स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड के बारे में बात की गई है। ठीक है, दिस इज एन ओड। ओके, एक ओड पोयम है। अगला क्वेश्चन करते हैं हम, 7 नंबर क्वेश्चन। द पोयम म्यूटेबिलिटी वाज कंपोज्ड इन, द पोयम म्यूटेबिलिटी किस ईयर में कंपोज्ड हुई है? इसका आंसर आप सभी मुझे दीजिएगा। ऑप्शन है 1820, ऑप्शन बी है 1821, ऑप्शन सी है 1823 या ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। कौन सा क्वेश्चन इस चारों ऑप्शंस में से करेक्ट है? इसका आंसर दीजिए आप सभी। जल्दी से इस क्वेश्चन के आंसर को हम पढ़ते हैं और आप फर्स्ट पार्ट जरूर देख लीजिएगा। वीडियो के क्लास के एंड में आपको उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो फर्स्ट रिलेटेड एमसीक्यूज है वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड वो आपको मिल जाएगा इसी चैनल पे एंड स्क्रीन पे, तो उसको जरूर आप देख लीजिएगा। ठीक है, और इसके आंसर की बात करते हैं तो ये है हमारा आंसर इसका बी, 1821। ठीक है, 1821 is the correct answer of this question. The poem Mutability was published in the year 1821. इसी सेम ईयर में किसकी डेथ हुई थी? कीट्स की डेथ हुई थी। ये 1821 इज द डेथ ईयर ऑफ कीट्स। ठीक है, ये है कीट्स की डेथ ईयर है, तो इसको भी आप एक तरीके से ध्यान दीजिएगा। और ये किस कलेक्शन में पब्लिश हुई है इसको भी हम नोट डाउन कर लेते हैं एक बारी, आप ध्यान दीजिएगा। अगर इसको बात करते हैं इक्लेसियास्टिकल सोनेट्स में, ठीक है, अगर इस म्यूटेबिलिटी पोयम की बात करते हैं, ECCLESIASTICAL
STICAL सॉनेट्स में ये जो वॉल्यूम था, ये वॉल्यूम में इस पोयम को पब्लिश करा गया था, ठीक है, फर्स्ट टाइम 1821 में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा नंबर 8 क्वेश्चन, इफ सॉलिट्यूड of fear or pain or grief should be thy portion, whom is Wordsworth referring to? किसको वर्ड्सवर्थ यहाँ पे रिफर कर रहे हैं? if solitude or fear or pain is your should be thy portion, इस लाइन में किसके बारे में वर्ड्सवर्थ ने बात की है? आपको इसका आंसर देना है। क्या उन्होंने अपने फ्रेंड जो उनके कलीग थे कॉलरिज के बारे में बात की है, या उन्होंने मिल्टन के बारे में बोला है, या उन्होंने बोला है अपनी सिस्टर, जो सिस्टर थी कॉलरिज की, उनके लिए, या डॉरिथी वर्ड्सवर्थ के लिए, मींस अपनी सिस्टर के लिए बोला है। चलिए बताइए इसका आंसर, किसके बारे में ये लाइन बात की है विलियम वर्ड्सवर्थ ने? तो फ्रेंड्स ये हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, वर्ड्सवर्थ ने अपनी बहन के बारे में बात की है, डॉरिथी वर्ड्सवर्थ, जो कि WW की सिस्टर थी। और ये लाइन कहाँ पे मिलता है आप ये भी ध्यान दीजिएगा, इस लाइन का जो डिस्क्रिप्शन है ये हमारा मिलता है किसमें? टिंटन एबे में, ठीक है, टिंटन एबे पोयम में इस लाइन का डिस्क्रिप्शन मिलता है। ये लाइन कहाँ से ली गई है? टिंटन एबे पोयम से ली गई है, और अपनी बहन को एक तरीके से डेडिकेट करते हुए, अपनी बहन को इन्होंने मेंशन करते हुए ये पोयम, ये लाइन इन्होंने लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर क्वेश्चन, द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रू बिसाइड अ ह्यूमन डोर, किस लाइन में, किस पोयम में इस लाइन का डिस्क्रिप्शन मिलता है? द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रू बिसाइड अ ह्यूमन डोर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड, इनकी पोयम से रिलेटेड। आपको इस लाइन का, देखिए लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, और वर्ड्सवर्थ की बात करें, मिल्टन की बात करें, शेक्सपियर की बात करें, तो इनके लाइंस बहुत ही फेमस लाइंस इन्होंने लिखे हुए हैं, आपको वो जरूर ध्यान देना है। तो इस लाइन में उन्होंने किसका डिस्क्रिप्शन मिलता है, इस लाइन में किस मतलब ये लाइन कहाँ से, किस पोयम से ली गई है? टू लूसी, या मेलांकोली, टू अचम, या नन ऑफ दीज, कौन सा इसका आंसर है फ्रेंड्स? जल्दी से इसका आंसर को बताइए आप सभी, और इसका आंसर हम देखेंगे तो आंसर है हमारा ऑप्शन ए, ऑब्वियसली लूसी ग्रे पोयम से लिया गया, लूसी पोयम्स जो है, और टू लूसी पोयम में इस लाइन का डिस्क्रिप्शन आपको मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पे, लुडेमिया इज, लुडेमिया क्या है बताइए, विच वॉज अ वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ, आपको बताना है कि दिस इज अ ड्रामा, अ नॉवेल, नरेटिव पोयम, या हमारा है नन ऑफ दीज, विच वन इज दिस? गो फॉर द राइट आंसर, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। एक ड्रामा है लुडेमिया जो कि WW ने लिखा है, नॉवेल है, नैरेटिव पोयम है, या नन ऑफ दीज? कमेंट सेक्शन, चैट बॉक्स में जल्दी से इसका आंसर करिएगा, और सभी लोग प्लीज सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर कर लीजिएगा प्रेस, ताकि आपको न्यू क्लास का अलर्ट मिलता रहे टाइमली, जब भी वीडियो या कोई क्लास लाइव होती है, वीडियो अपलोड होती है इस चैनल पे, तो आप सभी एस्पिरेंट्स को वो नोटिफिकेशन उस वीडियो का टाइमली मिलता रहे, और उसको टाइमली वॉच आउट करो, टाइमली उसमें पार्टिसिपेट करो क्वेश्चन आंसर सेशन में, और अपने क्वेश्चन को आंसर करो, अपना एनालिसिस करो कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं। तो इस, और साथ ही साथ ये उन व्यूअर्स के लिए भी है जो नए हैं, न्यू फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, तो जरूर ये काम करके फिर क्वेश्चन का आंसर आप करिए। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर की हम बात करेंगे। तो ये जो पोयम है दैट इज अ नैरेटिव पोयम, ओके, एक नैरेशन के फॉर्म में ये पोयम लिखी गई है, वर्ड्सवर्थ ने लिखी हुई है, जो कि पब्लिश कब हुई है? 1815 में। ध्यान दीजिएगा, इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आता है आपका। नैरेटिव पोयम है, ये क्लासिकल स्टोरी पे बेस्ड ऑन है, 1815 में पब्लिश हुई है, और स्पेसिफिकली यहाँ पे टार्जन वॉर से रिलेटेड कुछ इसमें बात की गई है, ये आप देखिए, क्योंकि क्लासिकल स्टोरी है और टार्जन वॉर से रिलेटेड है, तो 1815 में ये पब्लिश हुआ है, 1815 यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा, 1815, this was the year when this work of Wordsworth was published and it was a narrative poem. Okay, अगला क्वेश्चन है, नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर, दीज लाइन्स अपीयर, बताइए किस, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेमस लाइन है, नेचर नेवर डिड बिट्रे, सॉलिटरी रीपर है,
डैफोडिल्स है, मिल्टन है या टिंटन एबे? विच वन इज द पोएम जहां पे इस फेमस लाइन का डिस्क्रिप्शन मिलता है? मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ फेमस लाइन ऑफ वर्ड्सवर्थ, ओके, ऑफ WW। चलिए इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर कर दीजिए मुझे। तो फ्रेंड्स ये है लाइंस ली गई हैं कहां से? टिंटन एबे से ली गई हैं। टिंटन एबे का फुल टाइटल बता दीजिए आप सब मुझे। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम द पोएम टिंटन एबे एंड व्हाट इज द फुल टाइटल ऑफ दिस पोएम टिंटन एबे? टिंटन एबे तो हम उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ये है हमारा पोएम जो कि इसका फुल टाइटल अगर हम बात करते हैं तो लाइंस composed a few miles above टिंटन एबे, या और है इसके साथ में ऑन रिविजिटिंग। कभी कभी देखिए क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड कोई भी पूछ सकता है। वैसे हम इसको टिंटन एबे को लाइंस कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे भी बोलते हैं, बट अगर ओवरऑल हम बात करते हैं एक ऑथेंटिक वे में बात करते हैं तो ये इसका फुल टाइटल होगा ऑन द बैंक्स ऑफ द वे ड्यूरिंग अ टूर। ठीक है, line composed a few miles above Chinchanabe on revisiting the banks of the way during a tour। ये पूरा फुल टाइटल है इस पोयम का, टिंटन एबे का। ठीक है, तो आप क्लियर हो गए इस चीज को लेकर के। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। नंबर 12 क्वेश्चन, मिल्टन दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। फिर से एक फेमस लाइन जो कि वर्ड्सवर्थ की है, आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत बारी ये एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बारी ये आप प्रैक्टिस भी कर चुके हो। सभी आप जितने भी प्रैक्टिस टेस्ट कर रहे होगे या प्रैक्टिस पेपर पढ़ रहे होगे उसमें इस लाइन को आपने जरूर देखा होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है जल्दी से आप बताइए। ऑप्शन ए पेले कैशल, ऑप्शन बी बार्ड, ऑप्शन सी है टू मिल्टन लंदन 1802 या नन ऑफ दीज। तो कौन सा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का? वो है हमारा ऑप्शन सी। बिना डिले किए हुए आंसर की तरफ हम चलेंगे और आंसर है हमारा क्या? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, जिसमें वर्ड्सवर्थ ने मिल्टन की राइटिंग स्टाइल को प्रेज करते हुए उनके एडमिरेशन में पोएम लिखा है और ये लाइन वहीं से ली गई है, मिल्टन दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। ओके, अगला क्वेश्चन है 13, माइकल इज अ पेस्टोरल पोएम दैट प्रेजेंट्स द पैथेटिक लाइफ ऑफ अ शेफर्ड which who is Michael himself, what is the name of his son? उसके सन का नेम बताना है आपको। माइकल पोएम है जो कि एक पेस्टोरल पोएम है, आपको इसका आंसर देना है उनके सन का नेम क्या था, जो कि ये कैरेक्टर इसमें है, डिस्क्रिप्शन मिलता है। ड्यूक था, माइकल जूनियर था, ल्यूक था या आपका नन ऑफ दीज। विच वन इज द करेक्ट आंसर? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए और बिना डिले किए हुए आंसर की तरफ चलेंगे। तो दैट इज दी ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन सी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है, एक बारी मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। इससे क्वेश्चन आपका बनता है तो इंपॉर्टेंट आपका पोयम है, इंपॉर्टेंट पोयम। इससे क्वेश्चन मैंने बहुत से पेपर्स में देखा हुआ है। तो 1800 में ये पब्लिश हुआ है, 1800 ईयर में। ठीक है, किसमें पब्लिश हुआ है? प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स में। ठीक है, जो कि 1800 एडिशन आया था उसमें ये पब्लिश हुआ है। 1800 एडिशन ऑफ द लिरिकल बैलेड में ये पोयम पब्लिश हुई है। एक ट्रेजिक पोयम है जो कि माइकल की लाइफ को, स्ट्रगलिंग लाइफ को, जो एक शेफर्ड होता है उसके लाइफ को डिपिक्ट करते हुए ये पोयम विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन हमारा नंबर 14 क्वेश्चन, दाउ सोल वाज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, हु सोल इज वर्ड्सवर्थ रेफरिंग हियर? दाउ सोल was like a star। क्वेश्चन का आंसर जल्दी बता दीजिए। ऑप्शन में आप सभी के हैं शेक्सपियर, मिल्ट एंड आर्नोल्ड, टेनिसन या मिल्टन। किसके बारे में बात की है? वर्ड्सवर्थ ने। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है आर्नोल्ड एंड मिल्टन के बारे में, बिल्कुल आर्नोल्ड एंड टेनिसन तो बिल्कुल स्किप कर जाते हैं। ठीक है, क्योंकि दे आर दी पोएट्स ऑफ द विक्टोरियन एरा और उससे पहले रोमांटिक एरा का टाइम था। और इसमें शेक्सपियर या मिल्टन में कौन सा करेक्ट आंसर है? जल्दी से मुझे बताइए।
और करेक्ट आंसर जो फ्रेंड है वो है हमारा ऑप्शन डी। देखिए, दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, ये भी मिल्टन को डेडिकेट करते हुए वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। और दाउ सोल वाज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, ये भी वर्ड्सवर्थ ने मिल्टन के लिए ही बोला है। और ये बोला है किसमें, एक तरीके से इसी पोएम में, लंदन 1802 में। ओके, लंदन 1802 में इस पोएम के में इन्होंने इस लाइन को डिस्क्राइब किया है, एक्सप्लेन किया है। सॉरी, लंदन 1802. All right, and here we have the next question. 10,000 saw I at a glance. What did Wordsworth see at a glance? चलिए बताइए, किस के बारे में वर्ड्सवर्थ ने अपनी इस लाइन में बताया है। इस लाइन को किसको डेडिकेट करते हुए उन्होंने बताया है, कि रेफरेंस किसका दिया है, किस लाइन में मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो चलिए, क्वेश्चन का आंसर है सॉलिटरी रीपर, ऑप्शन 2 है, बी है टू लूसी, या ऑप्शन सी है डैफोडिल्स, या ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। ठीक है, चलिए जल्दी से इसका क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन का आंसर। तो ऑप्शन यहाँ पे है सी। ओके, डैफोडिल्स को यहाँ पे डेडिकेट करते हुए यहाँ पे ये लाइन दी गई है। अगर हम फिगर ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो ये हाइपरबोली है। ठीक है, क्या है, हाइपरबोली, फिगर ऑफ स्पीच। ओके, और डैफोडिल्स के अगर अदर नेम की बात करते हैं, या अदर नेम क्या है डैफोडिल्स का, तो वो क्या है, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। ठीक है, यहाँ पे ये देख लीजिएगा, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। दिस इज दी, इसको अदर नेम से भी जाना जाता है, वैसे हम डैफोडिल्स के भी नेम से जानते हैं इस पोयम को। और ये जो पोयम है ये एक फ्लावर के ऊपर बेस्ड ऑन है। ठीक है, डैफोडिल्स जो होता है वो फ्लावर होता है, तो उस पे ये पोयम जो है वर्ड्सवर्थ ने लिखी हुई है। अगर बात करते हैं इसकी, तो 1807 में ये पब्लिश हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन। द लैंग्वेज ऑफ पोएट्री इज अ सिलेक्शन ऑफ द रियल लैंग्वेज ऑफ मैन इन अ स्टेट ऑफ विविड सेंसेशन, हुज ओपिनियन इज दिस। चलिए, किसका ओपिनियन है। अगर ये सेपरेट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में, तो आप किसको वहां पे टिक करोगे, क्योंकि अभी तो हम यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड क्वेश्चंस टिक कर रहे हैं, या उसको सॉल्व कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं उससे रिलेटेड। बट अगर ये सेपरेटली पूछा जाता है तो आप वहां पे ऑप्शन सी पे ही करिएगा। ऑप्शन सी मींस ये नहीं, सी पे वर्ड्सवर्थ अगर वहां पे होंगे तो वर्ड्सवर्थ को ही टिक करिएगा, या नन ऑफ दीज अगर होगा तो नन ऑफ दीज। ओके, क्योंकि द लैंग्वेज ऑफ पोएट्री इज अ सिलेक्शन ऑफ रियल लैंग्वेज ऑफ मेन इन अ स्टेट ऑफ विविड सेंसेशंस। तो ये जो ऐसे बात रियल लैंग्वेज के बारे में पोएट्री से रिलेटेड जो भी बात की गई है वो वर्ड्सवर्थ ने बात की है अपने वर्क्स में। अगला क्वेश्चन करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। द अल्टरनेटिव टाइटल ऑफ रूथ इज। चलिए, अल्टरनेटिव टाइटल ऑफ रूथ का बताइए क्या है, जो कि वर्क है विलियम वर्ड्सवर्थ का। और इससे पहले अभी हमने डैफोडिल्स की बात की। डैफोडिल्स को जो बुलाया जाता है वो रियल, उसका जो टाइटल है वो आई वॉन्डर्ड एज अ लॉनली एज अ क्लाउड। आई वॉन्डर्ड लॉनली एज अ क्लाउड, ये उसका टाइटल था। अब यहाँ पे रूथ का अल्टरनेटिव टाइटल आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर, ऑप्शन बी है द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ, या ऑप्शन सी है द अर्थ, या ऑप्शन डी है नेचर एंड पेन। विच इज दी सब, विच इज दी अल्टरनेटिव टाइटल ऑफ द विलियम वर्ड्सवर्थ पोयम रूथ। तो अगर क्वेश्चन के आंसर की बात करें फ्रेंड्स, तो ये हमारा होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए होगा, सॉरी, यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर। क्योंकि नेचर से रिलेटेड बात की है तो ये हमारा इस वर्क का अल्टरनेटिव टाइटल है, द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, नंबर 18 क्वेश्चन। वर्ड्सवर्थ मेंशन्स अबाउट बर्न्स एंड चैटरटन इन दी पोयम। किस पोयम में बर्न्स एंड चैटरटन के बारे में विलियम वर्ड्सवर्थ ने बात की है। आपको उसका आंसर बताना है। रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस में बात की है, या माइकल में बात की है, या मल्टन में बात की है, या नन ऑफ दीज में। बताइए इस चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट आंसर है, जिसमें वर्ड्सवर्थ ने इन दो राइटर्स के बारे में मेंशन करा है, इन दो लिटरेरी फिगर को मेंशन करा है, बर्न्स एंड चैटरटन। तो आंसर है फ्रेंड्स इसका ऑप्शन ए, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस पोयम है, जिसमें उन्होंने इसके बारे में बात की गई, जिसको हम लीच गैदरर, इसका जो ओरिजिनल टाइटल था वो लीच गैदरर था।
ओके, अगला क्वेश्चन है, इन विच पोएम वर्ड्सवर्थ कॉल्स अ चाइल्ड बेस्ट फिलोसोफर माइटी प्रॉफिट शेयर ब्लेस्ड। चलिए, किस पोएम में इस बारे में बात की गई है? कॉल्स अ चाइल्ड बेस्ट फिलोसोफर माइटी प्रॉफिट एंड शेयर ब्लेस्ड। ऑप्शन ए ओड टू डिविनिटी, ऑप्शन बी है इंटिमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी, या ऑप्शन सी है प्रिलूड, या ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। विच वन इज द करेक्ट आंसर? देखिए, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे कोटेशंस, लाइंस जो राइटर्स ऑथर के थ्रू बोली गई हैं, इनको आप अलग से भी एक जगह नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा बन सकता है आप कहाँ पे उसको बार बार रिपीट करोगे या बार बार देखने जाओगे कि कहाँ पे ये क्वेश्चन, ये कोटेशन कहाँ पे है। तो जिस डिस्कशन जिसके बारे में हो रहा हो, जिस राइटर के बारे में हो रहा हो, उसके सामने आप उनके कोटेशंस को जरूर नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए बी सी डी में से जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी, ठीक है। इंटिमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी में ये बात की गई है, वर्ड्सवर्थ ने बोला है चाइल्ड के लिए, कॉल्स अ चाइल्ड, जो अपने मेमोरीज को, चाइल्डहुड मेमोरीज की जो होती हैं, या इनोसेंस ऑफ जो चाइल्ड होता है वो क्या होता है, उसको इस लाइन के थ्रू उन्होंने डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। बेस्ट फिलोसफर माइटी प्रोफेट सियर ब्लेस, ये ओड इमिटेशन इंटिमेशन ऑफ इमॉर्टेलिटी पोयम से ये लिया गया है, जो कि वर्ड्सवर्थ की पोयम है। ओके, अगला 19 के बाद 20 क्वेश्चन है, नॉट विदाउट होप वी सफर एंड वी मॉर्न, वेयर डज दिस लाइन अपीयर? नॉट विदाउट होप वी सफर एंड वी मॉर्न, यहाँ पे बात हो रही है इस लाइन के थ्रू कि वी सफर एंड वी मॉर्न नॉट विदाउट होप, बिना आशा के हम सफर या मॉर्न नहीं करते हैं, या जो नहीं करते हैं, ऐसा लाइन में बोला गया है। पहले कैशल में ये लाइन है, टू मिल्टन में है, डेफोडिल्स में है, या आप सभी बता दीजिए मुझे, ये इन सभी में से किसी में ये लाइन का डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है उसको जल्दी से बताइए मुझे। और इसके आंसर की बात करें तो ये है ऑप्शन ए, पहले कैशल में इस लाइन का डिस्क्रिप्शन मिलता है वर्ड्सवर्थ के थ्रू, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ओके, विलियम वर्ड्सवर्थ की इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, it may be safely affirmed that there neither is nor can be any essential difference between the language of prose and metrical composition. Whose comment is this? किसका comment है कि बताया है विलियम वर्ड्सवर्थ ने, या अभी देखिए हम बात यहाँ पे वर्ड्सवर्थ के बारे में ही कर रहे हैं, तो आप बिना किसी डिले के वर्ड्सवर्थ पे ही टिक कर लीजिएगा। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको सभी लिख के लिए कर देती हूँ। उन्होंने बोला है कि it may be safely affirmed that there neither is nor can be any essential difference between the language of prose and metrical composition. क्या बोला है वर्ड्सवर्थ ने? एक पोएट के तौर पे, एज अ पोएट उन्होंने बात की है कि जो लैंग्वेज में हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं उसमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, या इन सब चीजों में कि नहीं ये स्पेसिफिकली प्रोज की लैंग्वेज है या स्पेसिफिकली पोइट्री का लैंग्वेज है। कॉमन जो एक लैंग्वेज होनी चाहिए वो लैंग्वेज होनी चाहिए किसी भी राइटिंग के लिए, चाहे वो प्रोज हो चाहे वो पोइट्री हो। तो कोई इसेंशियल डिफरेंस इसमें से नहीं हमें पिक करना चाहिए, या नहीं हमें चूज करना चाहिए कि यस आई एम गोइंग टू write about a poem about the humanity या about nature, आई एम राइटिंग गोइंग टू राइट अबाउट अ प्रोज थिंग रिलेटेड वर्क्स। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, जो कॉमन लोगों को समझ में आ जाए, जो कॉमन ह्यूमन बीइंग्स को टच कर जाए, उनके अंडरस्टैंडिंग में आ जाए, दैट शुड बी द लैंग्वेज ऑफ एनी राइटिंग। ये क्या है बोला है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। ओके, तो अगले क्वेश्चन की तरफ, इस क्वेश्चन को करने के बाद नंबर 21 के बाद 22 की तरफ चलेंगे, तो इसका ऑप्शन एक करेक्ट आंसर होगा। कॉलरिज वाज द फर्स्ट टू क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ द थियरी ऑफ पोएटिक डिक्शन। देखिए, पोएटिक डिक्शन जो थियरी है इसको कॉलरिज ने ही सबसे पहले इसको क्रिटिसाइज किया था। किस वर्क में क्रिटिसाइज किया है? बायोग्राफिया लिटरेरिया में किया है, प्रिलूड में किया है, लिरिकल बैलेट्स में किया है, नन ऑफ दीज।
चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का बताइए, फिर मैं आपको पोएटिक डिक्शन आपसे डिस्कस कर लेती हूँ कि क्या है पोएटिक डिक्शन, किस वजह से विलियम वर्ड्सवर्थ ने पोएटिक डिक्शन का जो ये यूज है या पोएटिक डिक्शन है उनके हिसाब से क्या है। तो ये जो क्रिटिसाइज किया है कॉलरिज ने, अगर उसकी बात करते हैं तो अपने ही वर्क में किया है, बायोग्राफिया लिटरेरिया, ये एक क्रिटिकल वर्क है, ध्यान दीजिएगा। दिस इज द क्रिटिकल वर्क ऑफ कॉलरिज, नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि क्रिटिक एज अ क्रिटिक उन्होंने कुछ वर्क्स भी लिखे हुए हैं, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए बात हो गई है इसमें कि वही चीज है कि पोएट जो बोलता है कि डिक्शन के बारे में बात की है पोएटिक डिक्शन में, तो पोएटिक डिक्शन क्या होता है, ये यहाँ पे कॉमन मैन लैंग्वेज, ठीक है, जो बात की है कॉमन मैन लैंग्वेज के बारे में बात की है पोएटिक डिक्शन में, और इसी को किसने क्रिटिसाइज किया है, कॉलरिज उनके कलीग ने क्रिटिसाइज किया है। यहाँ भी बोला है कि जो कॉमन लैंग्वेज होती है वो पोएटिक लैंग्वेज नहीं हो सकती है, या उसमें पोएटिक जो वैल्यू होती है वो आप उसको नहीं वो कर सकते हो, क्योंकि पोएट्री जो होती है वो एम्बेलिश्ड होती है, उसमें एक तरीके का आपका इमोशन होता है और एक तरीके के उसमें मेट्रिकल पैटर्न इंपॉर्टेंट है। तो इसी वजह से जो लैंग्वेज ऑफ कॉमन मैन है वो क्रिटिसाइज करते हुए कॉलरिज ने अपने वर्क में बायोग्राफिया लिटरेरिया में लिखा हुआ है। इस वर्क को जब हम पढ़ेंगे बायोग्राफिया लिटरेरिया अपने चैनल पे, तो उसमें हम थोड़ा सा डीपली आपको मैं बताऊंगी कि किस वजह से क्या क्या पॉइंट दिया है वो कॉलरिज ने क्रिटिसाइज करते हुए वर्ड्सवर्थ की पोएटिक डिक्शन को। तो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हम करते हैं, टू कंप्लीट द टाइटल ऑफ द पोएम चिंटन एवे, अ composed a few miles above Tintoretto on revisiting the banks of the Way during a tour, July 13, 1798. Wordsworth revisited the place in 1798. When did he visit Tintoretto first? देखिए इस क्वेश्चन में बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपका, आपको इसमें बताना है कि वर्ड्सवर्थ फर्स्ट टाइम टिंटोरेटो कब विजिट किए थे। पूरे इस क्वेश्चन का मतलब यही हुआ है, वो सेकेंड टाइम जब विजिट किया था उन्होंने तो 1798 में विजिट किया था, ठीक है। 1798 में जब विजिट किया था उसके पहले फर्स्ट टाइम उन्होंने कब टिंटोरेटो को विजिट करा हुआ है, तो इसका आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए 1793, ऑप्शन बी 1794, ऑप्शन सी 1795 या ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए होगा, क्योंकि 5 साल बाद उन्होंने रिविजिट करा हुआ था टिंटोरेटो को 1798 में, तो 1793 वुड बी द करेक्ट आंसर। 5 इयर्स बिफोर आप कर लो तो 1793 वो आंसर होगा हमारा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है हमारा, द प्रिलूड इज इन, बताइए प्रिलूड कितने बुक्स में डिवाइडेड है, आपको इसका बताना है आंसर। और इस चैनल के बारे में, इस पोएम के बारे में, इस वर्क के बारे में हमने अपने इंग्लिश जोन चैनल पे बात की है। ये हमारा चैनल है जिसमें हमने द प्रिलूड को डिस्कस करा हुआ है। तो ऑप्शन ए है 14 बुक्स में, या ऑप्शन बी 18 बुक्स, ऑप्शन सी 20 बुक्स, या नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर है ऑब्वियसली वी हैव टॉक्ड अबाउट हियर 14 बुक्स, ओके। 14 बुक्स में प्रिलूड जो है वो डिवाइडेड है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटियस इज अ ग्रीक sea god who can assume different shapes, the other Greek sea god in Triton who rises with his conch which he blows in order to calm the waves. Where these two gods appear in words? पर देखिए बहुत ऐसे लाइंस होती हैं कि इन दो गॉड्स का डिस्क्रिप्शन कहाँ पे वर्ड्सवर्थ ने अपने किस पोएम में किया हुआ है। इसका क्वेश्चन का ऑप्शन जो है, द वर्ड इज टू मच विद डैफोडिल्स या सॉलिटरी रीपर है, या नन ऑफ दीज। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करिए आप सभी फ्रेंड्स। और इस क्वेश्चन के आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। The word is too much with us is the correct answer of this question. And तो back on to the topic, जॉन गाल्स वर्दी से रिलेटेड जो हम बात करेंगे उसमें क्या बात करने वाले हैं, इनका लाइफ, लिटरेरी करियर, इसके साथ ही साथ कौन से अवार्ड्स या क्या क्या इनकी एक एडवेंचरस लाइफ थी, किस किस फील्ड में इन्होंने काम किया हुआ है, उस सब के बारे में एमसीक्यूज के थ्रू आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके लाइफ ड्यूरेशन की, इनका टाइम ड्यूरेशन क्या था। 1867 से लेकर के 1933 का टाइम ड्यूरेशन, ये जॉन गाल्स वर्दी का टाइम ड्यूरेशन था। 1867 में इनका बर्थ हुआ था और 1933 में डेथ हुई थी, ठीक है, ये टाइम ड्यूरेशन था, ठीक।
अभी इसके साथ साथ इस बीच में क्या क्या उन्होंने वर्क किया है, किस तरीके से इंग्लिश लिटरेचर को कंट्रीब्यूट किया है, चाहे आप ड्रामा की बात कर लो, नॉवल की बात कर लो, या आप शॉर्ट स्टोरी की बात कर लो, उस सब का डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास का। When did Galsworthy get Nobel Prize for Literature? जल्दी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए। तो इसका आंसर मुझे कर दीजिएगा 1921, 1932, 1945 या 1938। कौन सा टाइम था जब इनको गॉल्सवर्दी को नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर दिया गया था? लिटरेचर के लिए इनको जो एक लिटरेचर की फील्ड में आपका सर्वश्रेष्ठ अवार्ड जो होता है वो है नोबेल प्राइज, और इनको दिया गया था ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 1932 में। देखिए इस ईयर में इनको 1932 में नोबेल प्राइज लिटरेचर दिया गया और 1933 में ही इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, इसके जस्ट आफ्टर रिसीविंग अवार्ड, आफ्टर रिसीविंग द अवार्ड 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर he was dead. अगला क्वेश्चन है नंबर 2, द लिटिल मैन रिटन बाय गॉल्सवर्दी इज अ और एन। क्या है द लिटिल मैन जो वर्क है गॉल्सवर्दी का, वो किस कैटेगरी में काउंट होता है? इसका जल्दी से मुझे आंसर कर दीजिए आप सभी। ऑप्शन ए है पोयम है ये, या ऑप्शन बी नॉवेल है, या ऑप्शन सी प्ले है, या ऑप्शन सी ये है एक तरीके का वन एक्ट प्ले। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा इसमें से करेक्ट आंसर है, जल्दी बताइए। ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा है इनका? अ लिटिल मैन। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, डी करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहाँ पे नॉवेल की बात भी हो रही है, प्ले की बात भी हो रही है, पर वन एक्ट प्ले की बात हो रही है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। द लिटिल मैन इज अ फिक्शनल मोरालिटी इन 3 सीन्स। ठीक है, 3 सीन में इस प्ले में, एक एक्ट में सिर्फ 3 सीन है। गॉल्सवर्दी गुड प्रेस इन 1921 ये पब्लिश हुआ है। 1924 में ये पब्लिश हुआ है, सॉरी यहाँ पे 4 लिखना चाहिए, 1924 पब्लिश्ड। ओके, तो 1924 में ये पब्लिश हुआ है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। द लिटिल मैन की बात हो रही है, विच इज अ वन एक्ट प्ले बाय जॉन गाल्सवर्दी। अगला क्वेश्चन है हमारा, गॉल्सवर्दी मेट हिम इन 1893 and formed a lifelong relationship with him. Identify that man. किसके साथ में लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप गॉल्सवर्दी ने बनाया अपना, और जबकि उनकी उनसे मुलाकात कब हुई थी? 1893 में हुई थी। कॉनरेड, हार्डी, शॉ या इब्सन? जोसेफ कॉनरेड हैं, थॉमस हार्डी हैं, जीबी शॉ हैं, या हेनरिक इब्सन है? किनसे इनकी फ्रेंडशिप जो हुई, जो लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप थी, वो किस ईयर में 1893 में उनसे मुलाकात हुई थी? उस आपको पर्सन का नेम बताना है, और इसका जो करेक्ट आंसर है जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में मुझे कर दो इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ फिर चलेंगे हम सभी। तो भाइयों और बहनों, जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो है हमारा ऑप्शन है, ठीक है, जोसेफ कॉनरेड। जोसेफ कॉनरेड 1893 में इनकी मुलाकात हुई थी। एक तरीके से इंस्पायर किया है जोसेफ कॉनरेड ने गॉल्सवर्दी को कि आप लिटरेचर में ट्राई करो और लिटरेरी करियर अपना बनाओ, और ये एक इंस्पिरेशन था जोसेफ कॉनरेड से जो गॉल्सवर्दी को मिला। ओके, अगला क्वेश्चन करेंगे हम। द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ गॉल्सवर्दी इज एंटाइटल्ड फ्रॉम द फोर विंड्स। ये है फ्रॉम द फोर विंड्स, ये टाइटल है। अपीयर्ड इन 1897 अंडर द सिडोनिम ऑफ। किस नेम से इस वर्क को लिखा हुआ है? फ्रॉम दी फोर विंड। ठीक है, जल्दी से इसका बताइए मुझे आंसर, जो 1897 में अपीयर हुआ है, मतलब पब्लिश हुआ है, फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ गॉल्सवर्दी एंटाइटल्ड, जो टाइटल इसका दिया गया था द फोर विंड्स, फ्रॉम द फोर विंड्स। तो आंसर है वो जॉन गैल्स के नेम से उन्होंने लिखा है, या सिडोनिम के नेम से लिखा है, या जॉन सेंट जॉन, या बॉज, या आपका एलिया? Which one is the correct answer? और फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है आप सभी इसको जानते होंगे, जॉन गाल्सवर्दी का जो सिडोनिम नेम था या पेन नेम था, दैट वाज जॉन सेंट जॉन। ओके, तो फ्रॉम फोर विंड्स वर्क है, ये जॉन गाल्सवर्दी ने इसी टाइटल के उस पे लिखा हुआ है अंडर हिज सिडोनिम। ठीक है, अगला बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। गॉल्सवर्दीज फर्स्ट नॉवेल वाज पब्लिश्ड इन 1899। व्हिच नॉवेल वाज दैट? 1899 में पब्लिश हुआ वो नॉवेल कौन था? इसमें देखिए आंसर भी दे दिया गया है, तो ऑप्शन ए है, ठीक है, जॉयसेलिन।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विच इज गोल्सवर्दीज फर्स्ट प्ले? फर्स्ट प्ले की बात करते हैं गोल्सवर्दी के। लॉयल्टी है, जस्टिस है, सिल्वर बॉक्स है या जॉयसलीन? फर्स्ट प्ले ऑफ गोल्सवर्दी, जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए बी सी डी मैंने आपको दे दिया है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए मुझे। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है, सिल्वर बॉक्स। 1906 में ये पहली बार पब्लिश हुआ है। 3 एक्ट्स में ये प्ले है और ये इनका फर्स्ट प्ले है, सिल्वर बॉक्स। ओके, अदर इनके बॉक्स की अगर हम बात करते हैं तो वो है इनका जो लॉयल्टीज की अगर हम बात करें तो लॉयल्टीज किस ईयर में ये पब्लिश हुआ है इसको मैं बता दे रही हूँ, 1922। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए आप सभी। जस्टिस की बात करें तो 1910। इसके साथ साथ जॉयसलीन की बात करें तो वो 1909। ठीक है, ठीक, तो ये हमारे आंसर हैं। और सिल्वर बॉक्स आप सभी जानते हो 1906 विच इज द फर्स्ट प्ले इन 3 एक्ट्स बाय जॉन गाल्सवर्दी। ओके, तो वीडियो का क्वेश्चन लेवल कैसा लग रहा है फ्रेंड्स, मुझे जरूर इसको इन्फॉर्म कर दीजिएगा आप सभी। और चलिए बात करते हैं इनके क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन की जो स्क्रीन पे है गॉल्सवर्दी से रिलेटेड, द डार्क फ्लावर बाय गॉल्सवर्दी इज अ। डार्क फ्लावर जो वर्क है गॉल्सवर्दी का वो क्या है? लव ड्रामा, ट्रेजिक प्ले, लव नॉवेल या है आपका एक कॉमिक प्ले? जल्दी से इसका आंसर बताइए। विच इज अ वर्क ऑफ डार्क फ्लावर? द डार्क फ्लावर कौन सा वर्क है ये गॉल्सवर्दी का? तो ये है इनका एक लव नॉवेल। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। डार्क फ्लावर इज अ लव नॉवेल बाय गॉल्सवर्दी। और डार्क फ्लावर की अगर हम इसकी बात करें तो ये 1913 में लिखा गया है। स्टोरी ऑफ वन मैन्स लव अफेयर एंड दैट्स व्हाई इट वाज अ लव नॉवेल। ठीक है, 1913 में ये पब्लिश हुआ है, ध्यान दीजिएगा 1913 में। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विच ड्रामा ऑफ गोल्सवर्दी डील्स विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड लेबरर्स? कैपिटलिस्ट एंड लेबरर के कॉन्फ्लिक्ट को डिस्कस करता हुआ कौन सा ड्रामा गोल्सवर्दी ने लिखा हुआ? स्ट्राइफ, सिल्वर बॉक्स, लॉयल्टीज या स्किन गेम? तो इसका करेक्ट आंसर हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन का। जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है जल्दी से कमेंट सेक्शन में दे दीजिए मुझे। ऑप्शन ए स्ट्राइफ। स्ट्राइफ इज द प्ले जिसमें हम बात करते हैं कॉन्फ्लिक्शन बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड लेबरर्स। 3 एक्ट प्ले है। कब प्रोड्यूस हुआ है? ये 1909 में प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, स्ट्राइफ। इसके साथ साथ स्किन गेम की बात करें 1920 में पब्लिश हुआ है। इसके साथ साथ नोट डाउन कर लीजिएगा आप सभी। और लॉयल्टीज की बात हमने की 1922 में। ठीक है, और सिल्वर बॉक्स की बात हमने की। सिल्वर बॉक्स हमने बताया था फर्स्ट प्ले है, 1906 का है। और स्ट्राइफ की जो बात की वो 1909 का प्ले है इनका। ठीक है, ये पब्लिश हुआ है। Here we have the next question. Goldsworthy's tragedies are called tragic comedies, heroic tragedies या social tragedies या classical tragedies? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आप सभी के लिए। गोल्सवर्दी की जो ट्रेजेडीज थी वो क्या बोली जाती थी, किस कैटेगरी में आती थी? तो वो आंसर हमारा है ऑप्शन सी। ओके, सोशल ट्रेजेडीज, क्योंकि सोशल इश्यूज पे बेस्ड ऑन अपने वर्क्स को उन्होंने लिखा है। ये है सोशल इश्यूज पे बेस्ड ऑन क्या करंट सिनेरियो था उस टाइम ड्यूरेशन का, उनके कंटेम्प्रेरी सोसाइटी का, उसके बारे में उन्होंने अपने इस ट्रेजेडीज में बात करी है। अगला क्वेश्चन करते हैं। द फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवेल ऑफ गोल्सवर्दी वाज फ्रेटर्निटी, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, सिल्वर बॉक्स या स्ट्राइफ? विच वन इज द फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवेल ऑफ गोल्सवर्दी? चलिए बताइए। फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवेल की हम बात कर रहे हैं। जल्दी से बताइए इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट आंसर है? तो वो है हमारा ऑप्शन बी, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, जो कि फर्स्ट बुक है। ये आपका किसका फर्स्ट बुक है? फॉरसाइट सागा का। ठीक है, और ये द मैन ऑफ प्रॉपर्टी कब पब्लिश हुई थी? 1906 में पब्लिश हुई थी। ठीक, यहाँ पे आपका मेंशन है, ये भी मेंशन है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और द फोरसाइट सागा की बात करें वो कब पब्लिश हुई है? द फोरसाइट सागा ये 1922 में पब्लिश हुई है। ठीक है,
जिसमें आपके 3 नॉवेल्स और 2 इंटरल्यूड्स थे इंक्लूडेड उसमें, ठीक है। द फोर साइड सागा, इसका पब्लिकेशन हुआ है 1920 में, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा विथ फुल बुक्स, जिसमें आपके 3 नॉवेल्स एंड 2 इंटरल्यूड्स थे। मैन ऑफ प्रॉपर्टी वाज वन ऑफ देम। और फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवेल की बात करें गाल्सवर्दी के, तो वो है हमारा 106 में जो पब्लिश हुआ नॉवेल है द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। ओके, अगला क्वेश्चन है लॉयल्टीज क्रिस क्रॉस ईच अदर इज अ डायलॉग इन द प्ले, किस इन अ प्ले बाय, किसके प्ले में इसका डायलॉग का डिस्क्रिप्शन है लॉयल्टीज क्रिस क्रॉस ईच अदर, शेक्सपियर, गॉल्सवर्दी, मिल्टन या है शॉ। तो ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट हियर, discussing here about the questions of Galsworthy, and that's why ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा और लॉयल्टी प्ले से ये लिया गया है जो कि 1922 में पब्लिश हुआ है। देखिए अभी तक जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे होंगे उसमें से आपको बहुत से वर्क्स के नेम आपको अभी पता चल गए होंगे कि किस ईयर में पब्लिश हुआ है, क्योंकि काफी सारे वर्क्स का डिस्कशन हमने किया, इनके प्लेज, इनके नॉवेल से रिलेटेड, और उनका पब्लिकेशन ईयर भी डिस्कस किया हुआ है। तो आप इसको जल्दी से नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा बहुत वो होता है कि आप उसको नोट डाउन करो या बाद में कर लोगे, वो स्किप हो जाता है। तो नोट डाउन करने के साथ साथ आप बाद में इसको चेक भी कर सकते हो। तो ये एक प्ले है जो डील कर रहा है प्रॉब्लम को एंटी सेमिटिज्म इन एरिस्टोक्रेटिक फैमिली सोसाइटी में। ओके, अगला क्वेश्चन है हु बिलोंग्स टू द रियलिस्ट ट्रेडिशन ऑफ जोन्स एंड पिनेरो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, आप नोट डाउन कर लो इसको नोट्स में, इसको नोट्स में जरूर लिख लीजिएगा। गॉल्सवर्दी, शॉ, इब्सन या नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए गॉल्सवर्दी। अगर ये आपके किसी पेपर में क्वेश्चन पूछा गया तो आप बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूज हो जाओगे कि शॉ बिलोंग करते हैं या इब्सन बिलोंग करते हैं, बट वो हैं जॉन गाल्सवर्दी जो कि रियलिस्ट ट्रेडिशन ऑफ जोन्स एंड पिनोरे से बिलोंग करते हैं, इनकी आइडियोलॉजी को फॉलो किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज गॉल्सवर्दीज फ्रॉम द विंड्स, फ्रॉम द फोर विंड्स। ऑप्शन ए करेक्ट होगा क्योंकि ये यहाँ पे आंसर ऑलरेडी दे दिया गया है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, फर्स्ट पब्लिश इन 1897, ठीक है। कब पब्लिश हुआ है? 1897 में ये पब्लिश हुआ है। क्या है ये? फार फ्रॉम द फोर विंड्स, दिस इज अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। ओके, ये कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। और किसके नेम से लिखा गया है ये, मतलब ये इन्होंने शिड्यूनिम नेम से लिखा है, जॉन सेंट जॉन, जिसके बारे में हमने बात कर ली है पहले ही, ठीक है, जॉन सेंट जॉन, HN, ठीक, जॉन सेंट जॉन। ऑलराइट, तो अगला क्वेश्चन रहा जस्टिस सोज द प्रॉब्लम ऑफ। जस्टिस जो प्ले है वो किस प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहा है? ब्रिटिश सोसाइटी, इंग्लिश लीगल सिस्टम या है स्कॉटिश सोसाइटी या अमेरिकन लोकल लीगल सिस्टम। तो ऑब्वियसली जस्टिस जो प्ले है वो बात क्या कर रहा है, इस वर्क में आप देखोगे जॉन गाल्सवर्दी के प्ले में, तो उन्होंने इंग्लिश लीगल सिस्टम के बारे में बात की है जस्टिस में, ठीक है। और जस्टिस जो प्ले है कब पब्लिश हुआ है? आप सभी इसको जानते हो, 110 में पब्लिश हुआ है ये जस्टिस प्ले, ठीक, 1910 में ये पब्लिश हुआ है। अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर गॉल्सवर्दी रिफ्यूज द ऑफर ऑफ नाइटहुड। नाइटहुड का जो ऑफर था कब इन्होंने रिफ्यूज करा हुआ है, इसका आंसर बताना है। 1917 में या 1918 में, 1919 में या 1920 में, बताइए। नाइटहुड का ऑफर जो था गॉल्सवर्दी को, वो ये कहते हुए इन्होंने रिफ्यूज करा हुआ है कि एक जो ऑथर होता है उसकी पहचान उसके वर्क से होता है, ना कि किसी अवार्ड से होता है, ठीक है। जो कि ये प्राइम मिनिस्टर के थ्रू नॉमिनेटेड था नाइटहुड देना किसको? गॉल्सवर्दी को। बट उन्होंने ये बोला कि रिवॉर्ड कम्स सिंपली फ्रॉम राइटिंग इटसेल्फ। क्या? रिवॉर्ड कम्स, देखिए ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। रिवॉर्ड comes simply from writing itself, ठीक है। राइटिंग से ही मतलब अपने आप अच्छा लिखोगे आपको रिवॉर्ड प्रेज मिलेगा, जब क्रिटिक्स या लोग रीडर्स उससे सेटिस्फाइड होंगे, उसको पढ़ेंगे, उससे उनको कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये एक कोटेशन किसका कोटेशन है? गॉल्सवर्दी का, ठीक।
ये नोट डाउन कर लीजिएगा आप सभी। तो ये हमारा 1917 करेक्ट आंसर है। इसी ईयर में इन्होंने रिफ्यूज करा था नाइटहुड की जो एक फेलोशिप इनको दी जा रही थी, वो इन्होंने इसको रिफ्यूज कर दिया था 1917 में। तो इसको करेक्ट आंसर यहाँ पे 1917 होगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया है राइटर्स रिवॉर्ड्स कम सिंपली फ्रॉम राइटिंग, ठीक है, राइटिंग इटसेल्फ। तो ये एक हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमने डिस्कस करा, द मेन थीम ऑफ मोस्ट गॉल्सवर्दीज प्लेज आर फैमिली हिस्ट्री, फ्रेटर्निटी, सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ हिज टाइम या रोमांस। ऑब्वियसली इसका आंसर ऑलरेडी मेंशन्ड है यहाँ पे और इसको आप सभी जानते होंगे। तो सी पे आंसर पे हम क्लिक करेंगे, इसको टिक करेंगे, गोला करेंगे, गैप को फिल करेंगे। तो ऑप्शन सी हमारा होगा सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में गॉल्सवर्दी ने अपने मोस्टली जो थीम्स थी उनके प्लेस की, ये सोशल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करा हुआ है। अगला है हमारा सेवरल ऑफ गॉल्सवर्दीज अर्ली नॉवेल्स वर रिटन अंडर द सिडोनिम ऑफ, किसके नेम से, किस सिडोनिम या उपनाम से, एक छिपे हुए नेम से लिखा करते थे गॉल्सवर्दी अपने सेवरल नॉवेल्स जो थे स्टार्टिंग के। और अगर उन नॉवेल्स की बात करूं तो मैं अभी उनका नेम भी आपको बताती हूँ, कौन कौन से नॉवेल्स उन्होंने अपने इस नेम से लिखा हुआ है जो उनका सिडोनिम था। तो वो सिडोनिम क्या था, जॉनसन, आइजैक, एलिया या जॉन सिन जॉन। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है, जॉन सिन जॉन। देखिए आइलैंड फ्रेरिसिस तक 1904 तक उन्होंने या ये इसके पब्लिकेशन के बाद उन्होंने अपने नेम से लिखना स्टार्ट किया, मतलब गॉल्सवर्दी के नेम से लिखना स्टार्ट किया। उसको जब भी कोई वर्क लिखते थे, पब्लिश होती थी, तो गॉल्सवर्दी उस पर टाइटल लिखा करते थे। बट इसके पहले का जो था आइलैंड फ्रेरिसिस तक उन्होंने जॉन सिन जॉन के नेम से लिखा, जिसमें फ्रॉम द फोर विंड्स आता है, ये भी जॉन सिन जॉन के नेम से लिखा है। जॉयसिलीन लिखा है जॉन सिन जॉन के नेम से, मैन ऑफ डीवन लिखा है जॉन सिन जॉन के नेम से, और क्या विला रूबिन एंड अदर स्टोरीज भी जॉन सिन जॉन के नेम से लिखा है, ठीक है। आइलैंड फ्रेरिसिस में उन्होंने जॉन सिन जॉन नेम का यूज नहीं करा हुआ है। So we have the here question related to John Galsworthy's literary career. तो क्वेश्चन है कि जॉन गाल्सवर्दी began his literary career as, जॉन गाल्सवर्दी ने अपना लिटरेरी करियर किस वे में स्टार्ट किया था, किस रूप में स्टार्ट किया था, एज अ जर्नलिस्ट या ड्रामेटिस्ट, नॉवेलिस्ट या शॉर्ट स्टोरी राइटर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है एवरीवन, वो गो आप जल्दी से मुझे आंसर कर दीजिए इस क्वेश्चन का। और आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। एज अ शॉर्ट स्टोरी राइटर उन्होंने अपना लिटरेरी करियर जो था वो स्टार्ट किया हुआ था, इसलिए ऑप्शन डी पे हम करेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, फॉरसाइट सागा इज सेड टू बी एन इंग्लिश पैरेलल टू, फॉरसाइट सागा की बात हो रही है, जो इनका नॉवेल है फॉरसाइट सागा, और एक मैग्नम ओपस वर्क है। अगर जॉन गाल्सवर्दी के नॉवेल्स की बात करते हैं तो आपको बताना है कि वो इंग्लिश पैरेलल और फॉरसाइट सागा किस इंग्लिश बुक का पैरेलल है, आपको इसका आंसर देना है। ऑप्शन ए है थॉमस मर्न्स बर्डन ब्रुक्स, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, शेक्सपियर्स हैमलेट या शेड्स या सुटेबल बॉय। यहाँ पे इसमें जो बात हो रही है विक्रम सेठ की बात हो रही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो है हमारा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। थॉमस मर्न्स की बर्डन ब्रुक से जो इंग्लिश पैरेलल है इसका, वो फॉरसाइट सागा को बोला जाता है, क्योंकि फॉरसाइट सागा में भी एक फैमिली की बात हो रही है, उसमें फैमिली के जो जनरेशन है उनकी बात हो रही है, उनकी लाइफस्टाइल की बात हो रही है। और सेम तरीके से थॉमस मन्स ने अपने बर्डन ब्रुक्स में, इस बुक में उन्होंने उसी चीज को किया हुआ है, उसी बात पे उन्होंने भी डिस्कशन करा हुआ है, उसी फैमिली लाइफ के बारे में बात की हुई जो अपर क्लास में टाउन रिलेटेड लाइफ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लिटरेचर इट इज ओन रिवॉर्ड, लिटरेचर इज इट्स ओन रिवॉर्ड, हु सेड दिस लाइन, किसने इस लाइन को बोला हुआ है, आपको इसका आंसर देना है ऑप्शन ए बी सी डी में से, शॉ, इब्सन, वर्ड्सवर्थ, गॉल्सवर्दी। तो इस जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, गॉल्सवर्दी, जॉन गॉल्सवर्दी ने इस लाइन को बोला हुआ है, लिटरेचर इज इन इटसेल्फ इज अ रिवॉर्ड। एंड ये कब बोला है, जब उन्होंने नाइटहुड की जो एक फेलोशिप थी, एक अवार्ड था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू उनको मिल रहा था, प्राइम मिनिस्टर के थ्रू मिल रहा था, 1917 में उसको रिजेक्ट किया था, उसी टाइम पे ये उन्होंने बोला है कि लिटरेचर अपने आप में एक रिवॉर्ड है, एक अवार्ड है, मैं इसको जब लोग मेरी लिटरेचर को पढ़ेंगे तो वो मुझे खुद प्रेज करेंगे। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करे जॉन गाल्सवर्दी की लाइफ एंड लिटरेरी करियर से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स चलिए हम आगे सेशन को लेके चलते हैं और बात करते हैं टीएस इलियट से रिलेटेड
इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज और एक्सप्लेनेशन के साथ में ये हमारा एमसीक्यू का सेशन होगा। 26 सितंबर 1888 को इनका बर्थ हुआ था और 4 जनवरी 1965 को इनकी डेथ हुई थी। ये हम टी.एस. इलियट के बारे में बता रहे हैं। आगे इनके लाइफ और लिटरेरी करियर से रिलेटेड हम एमसीक्यूज आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की बात करेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे। थॉमस स्टर्न इलियट से रिलेटेड, टी.एस. इलियट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होगा वो बेसिक से स्टार्ट करके फिर हम थोड़ी डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन पे है वो है व्हेन वाज थॉमस स्टर्न इलियट बॉर्न। अभी हमने स्टार्टिंग में जस्ट बात की कि किस टाइम ड्यूरेशन में थॉमस स्टर्न इलियट का ये हुआ था, आपको बताना है बर्थ। ओके, किस टाइम ड्यूरेशन में बर्थ हुआ था। आई थिंक ये क्लियर होगा। इसका आंसर आपको करना है व्हेन वाज थॉमस स्टर्न इलियट बॉर्न। ग्रेट पोएट एंड क्रिटिक ऑफ द मॉडर्न एज, he had written the Wasteland, we all know. And option A है मार्च 9 मार्च 1881, ऑप्शन बी है 21 अप्रैल 1896, ऑप्शन सी है 26 सितंबर 1888 या ऑप्शन डी है 30 नवंबर 1885। विच वन इज द राइट आंसर? गो फॉर द राइट आंसर फ्रेंड। एंड इस क्वेश्चन का आंसर हम करेंगे, तब तक आप मुझे सबसे पहले दे दीजिए। यस, वेरी ट्रू। एंड द ऑप्शन इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी जो हमारा है ये करेक्ट आंसर है। 26 सितंबर 1886 में 1888 में इनका बर्थ हुआ था। इसके साथ ही साथ डेथ ईयर भी बता दीजिए मुझे, किस ईयर में इनकी डेथ हुई थी। अभी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, तो वो है हमारा 4 जनवरी 1965। ओके, दिस इज द डेथ ईयर ऑफ एलियट। ओके, तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा। 26 सितंबर 1888 टू 4 जनवरी 1965 was the time duration of इलियट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेयर वाज थॉमस स्टर्न इलियट बॉर्न? कहाँ पे थॉमस स्टर्न इलियट का जन्म हुआ था? टी.एस. इलियट के जन्म का बताइए आप, किस जगह पे उनका बर्थ हुआ था? इसका आंसर करिए मुझे। नो प्रॉब्लम। 1965। हाँ, इसको ग्रुप में आप सेंड कर दीजिए। और यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रही हूँ सो दैट आप जो भी एस्पिरेंट्स अभी हमसे ज्वाइन कर सके उनको क्लियर हो जाए। लाइव क्लास जो होगी वो आप सभी जानते हो मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, और अगर होगा तो मैं संडे भी क्लास लूंगी। अब ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सेंट लुइस में इनका बर्थ हुआ था। दिस वाज द प्लेस जहां पे थॉमस स्टर्न इलियट का जन्म हुआ था। ओके, तो नोट डाउन करते चलो क्वेश्चन के साथ साथ या स्क्रीनशॉट लेते चलो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेयर डिड थॉमस स्टर्न इलियट वर्क एज अ क्लर्क? एज अ क्लर्क थॉमस स्टर्न इलियट ने कहाँ पे वर्क किया है? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि किस प्रोफेशन से, जब लिटरेरी करियर स्टार्ट करने से पहले राइटर या पोएट के बारे में ऐसा पूछा जाता है कि कौन सा उनका प्रोफेशन था बिफोर स्टार्टिंग लिटरेरी करियर। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे आपका किड्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, कॉलेज से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका है कि थॉमस स्टर्न इलियट से रिलेटेड कि उन्होंने एज अ क्लर्क जो वर्क किया था वो कहाँ पे किया था, किस जगह पे किया था। ऑप्शन ए है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ऑप्शन बी लॉयड बैंक लिमिटेड, ऑप्शन सी है एएनजेड ग्रिंडलेज बैंक, या ऑप्शन डी है इंपीरियल बैंक। किस जगह पे उन्होंने एज अ क्लर्क वर्क किया? थॉमस स्टर्न इलियट की बात हो रही है। इसका जल्दी से आंसर आप सभी मुझे कर दीजिए और इसके आंसर की तरफ हम डायरेक्टली चलेंगे। तो दैट इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लॉयड बैंक्स लिमिटेड वाज इज द आंसर, जहां पे उन्होंने एज अ क्लर्क अपना प्रोफेशन स्टार्ट किया था। ये था थॉमस स्टर्न इलियट का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
When did Thomas Stern Eliot got Nobel Prize for Literature? लिटरेचर से रिलेटेड ये बहुत क्वेश्चन है, नोबेल प्राइज से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको ये बताना है कि किस ईयर में थॉमस स्टर्न इलियट को, टीएस इलियट को नोबेल प्राइज मिला था। ऑप्शन यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रही हूँ। ऑप्शन ए है 1969, ऑप्शन बी 1967, ऑप्शन सी 1955 या ऑप्शन डी है 1948। विच वन इज द राइट आंसर आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शन? कौन सा करेक्ट आंसर है? जल्दी से मुझे इसका कमेंट सेक्शन में आंसर करिए। ए है 1969, 1967, 1955 या 1941। विच वन इज द राइट आंसर? गो फॉर द राइट आंसर एवरीवन। आप सभी साथियों से निवेदन है कि आप मुझे इसका जो सेशन है इसका आंसर मुझे कर दीजिए। And we have the answer, that is yes, of course, yes, correct answer 1948. 1948 is the correct answer. This is the correct answer. टीएस इलियट से रिलेटेड है, इनको नोबेल प्राइज 1948 में मिला था। ओके, अब मुझे डब्ल्यू बी ईट्स का नोबेल प्राइज आप बता दीजिए तो कमेंट सेक्शन में। डब्ल्यू बी ईट्स गॉट नोबेल प्राइज इन द ईयर, बताना है किस ईयर में इनको मिला था नोबेल प्राइज डब्ल्यू बी ईट्स को। इसको कमेंट सेक्शन या चैट बॉक्स में आप दीजिए मुझे आंसर, चैट बॉक्स और कमेंट सेक्शन। ओके, जो अभी नहीं बाद में वॉच करेंगे वो मुझे कमेंट बॉक्स में देखेंगे आंसर। इसके साथ साथ जो अभी देख रहे हैं वो मुझे चैट बॉक्स में इसका आंसर दे। डब्ल्यू बी ईट्स गॉट नोबेल प्राइज इन द ईयर, किस ईयर में उनको नोबेल प्राइज मिला था? तब तक हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आप इसका आंसर कर दीजिए। Yes, yes, Amandeep, correct. 1923 was the time. Next question is the epigraph of the poem Geronation is from one of Shakespeare's play. Which play was that? Geronation ये poem है, टीएस इलियट ने लिखी हुई है। आपको इसका आंसर देना है कि किस जगह से जो ये पोएम थी जेरोनेशन एपिग्राफ, उसका कहाँ से, किस प्ले से अडॉप्ट करा हुआ है, लिया है, शेक्सपियर के किस प्ले से टीएस इलियट ने लिया हुआ है। आपको इसका आंसर देना है कमेंट सेक्शन चैट बॉक्स में। ये पोएम है जेरोनेशन। इस पोएम के बारे में बात करें तो ये पब्लिश हुई है 1920 में पब्लिश हुई है। 1920 में पब्लिश हुई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये जो टाइटल इसका था लिटिल ओल्ड मैन बोला जाता है। जेरोनेशन का मतलब जो होता है वो ओल्ड मैन होता है, ठीक है, ओल्ड मैन। ये भी आप ध्यान दीजिएगा, कभी एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जेरोनेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेरोनेशन पोएम ऑफ टीएस इलियट। जेरोनेशन जो टाइटल है उसका मीनिंग क्या होगा? वो मतलब होता है ओल्ड मैन। 1920 में ये पब्लिश हुआ है, ठीक है। तो ये कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए बी सी डी। ऑप्शन ए इज मेजर फॉर मेजर, ऑप्शन बी हैमलेट, ऑप्शन सी मैकबेथ या ऑप्शन डी है लेबर्स लव्स लेबर्स लॉस्ट। किस जगह से इसको, इसका एपिग्राफ, इस पोएम का एपिग्राफ, जेरोनेशन पोएम का एपिग्राफ कहाँ से टीएस इलियट ने लिया है? वी हैव द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मेजर फॉर मेजर इज द करेक्ट आंसर, जहां से टीएस इलियट ने इसका एपिग्राफ लिया हुआ है। ओके, ये विलियम शेक्सपियर का वर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। We have the next question on the screen. Who declares himself a classicist in literature, a royalist in politics, and Anglo-Catholic in religion? किसने अपने आप को डिक्लेयर करा हुआ है कि मैं जो हूँ रिलीजन का पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ तो मैं क्लासिसिस्ट लिटरेचर में हूँ, मीन्स मैं क्लासिकल जो थ्योरीज हैं या क्लासिकल जो चीजें हैं उसको मैं थोड़ा सा मैं फॉलो करता हूँ। इसके साथ ही साथ रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स हूँ, एंग्लो कैथोलिक जो होता है वो मेरा रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू है। तो आप इसका मुझे आंसर करिए कि विच वन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या है इसका करेक्ट आंसर? डब्ल्यू बी ईट्स या
ऑप्शन बी टी.एस. इलियट, ऑप्शन सी शॉ, जी.बी. शॉ की बात हो रही है, ऑप्शन डी है हमारा कीट्स, जॉन कीट्स. हु इज द राइट आंसर? व्हाट इज द राइट आंसर? गो फॉर द राइट आंसर फ्रेंड. Who declares himself a classicist in literature, a royalist in politics and Anglo-Catholic in religion? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आप सभी अभी हम डिस्कस क्या कर रहे हैं? अभी हम डिस्कस कर रहे हैं टी.एस. इलियट का से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है. तो यहाँ पे तो आप इजिली मुझे क्वेश्चन कर दोगे, आंसर कर दोगे इसका कि यस टी.एस. इलियट इज द करेक्ट आंसर. बट फ्रेंड अगर हम इस क्वेश्चन को कहीं अलग जैसे आपके लिटरेचर के पेपर में देखते हैं तो वो आपका सेपरेटली पूछा जाएगा, तो वहां पे आपको इसको जरूर ध्यान देना है क्योंकि वहां पे ये नहीं है कि ये सिर्फ टी.एस. इलियट से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा जाएगा. तो वहां पे आप क्योंकि लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस वहां पे होते हैं तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा. ये जो हमारा है ये किससे रिलेट करता है? ये ऑब्वियसली टी.एस. इलियट से रिलेट करता है. जहां भी आप देखते हो तो ऑप्शन बी हमारा आंसर करेक्ट होगा. अ क्लासिसिस्ट इन लिटरेचर, रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स एंड एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन की बात करते हैं तो दैट इज रिलेटेड टू टी.एस. इलियट. बिना किसी झिझक के, बिना किसी सेकंड थॉट के आप जो आंसर करोगे वो टी.एस. इलियट करोगे, थॉमस टन इलियट करोगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा जो अभी मुझे इस चैनल पे वॉच आउट कर रहे हैं, इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हु वाज द मिग्लियोर फैब्रो टू whom the wasteland was dedicated? वेस्टलैंड का डेडिकेशन किसको गया है, किसको किया है? और मिग्लियोर फैब्रो जो नेम है, एक टाइटल किसको दिया है, ये आपको बताना है. टी.एस. इलियट ने ये किसको बोला है? ओके, किसके बारे में ये बात की है, इसका आंसर आपको देना है. ऑप्शन ए है एजरा पाउंड, ऑप्शन बी विवियन हेयरवुड इलियट, सैमुअल बेकेट या कोको शैनल. तो हु इज द राइट आंसर? जिसके बारे में ये बात की है, जिसका मतलब मिग्लियोर फैब्रो का मतलब क्या कहते हैं? बेटर मेकर. ओके, या आप इसकी बात कर लो. टी.एस. इलियट से रिलेटेड जब हम वेस्टलैंड की बात करते हैं तो हम इस इंपॉर्टेंट जो पोएट है, इंपॉर्टेंट जो इनका कलीग है, इसको बिल्कुल नहीं भूल सकते, जो होता है बेटर मेकर, सॉरी, ठीक है, इसका मतलब होता है. तो ये किसके लिए टी.एस. इलियट ने ये डेडिकेट करा हुआ है? ऑप्शन ए है करेक्ट आंसर हमारा एजरा पाउंड. वी ऑल नो एजरा पाउंड की बात करते हैं तो टी.एस. इलियट ने जो एक ओरिजिनल ड्राफ्ट दिया था वेस्टलैंड का, और वेस्टलैंड जो डेडिकेटेड है वो टी.एस. इलियट ने एजरा पाउंड को ही डेडिकेट किया हुआ है. ये भी एक अलग से क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में. तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन से थोड़ा रिलेटेड फैक्ट्स हम डिस्कस करेंगे. तो ये बात है कि जब हम वेस्टलैंड पढ़ते हैं तो वेस्टलैंड का ओरिजिनल जो ड्राफ्ट था फ्रेंड्स वो बहुत लॉन्ग था, ठीक है, और एक तरीके से ये एक कॉम्प्लिकेटेड मॉडर्न पोएम है. आपको इसको पढ़ने में बहुत इजीली आप इस पोएम को नहीं समझ सकते हो. तो इसीलिए जब इस पोएम को टी.एस. इलियट ने सबसे पहले एजरा पाउंड को दिखाया कि ये पोएम मैं लिख रहा हूँ, इस पोएम के बारे में हम आगे इस पे वर्क करने वाले हैं, तो टी.एस. इलियट ने उसको एडिट करा. क्या किया? एडिट किया. उसको एजरा पाउंड ने उसको एडिट किया. एडिट करके उसको 433 लाइन्स, आई थिंक है 23 लाइन्स है, ये आपका 423 लाइन्स में इसको पूरा बनाया. मीन्स एक बहुत ही लॉन्ग पोएम जो अब ओरिजिनली हमारे सामने है. कितनी पार्ट्स में डिवाइडेड है ये भी आंसर कर दीजिएगा साथ ही साथ कि वेस्टलैंड इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स. बहुत इजी क्वेश्चन है वेस्टलैंड से रिलेटेड. साथ ही साथ देखिए अलग अलग क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इससे. वेस्टलैंड इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट, इनटू हाउ मेनी पार्ट. ओके, ये क्वेश्चन आप मुझे चैट बॉक्स में जल्दी से दीजिए और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे. तो इसका आंसर है एजरा पाउंड. एजरा पाउंड को क्रेडिट जाता है इट्स टी.एस. इलियट की इस पोएम द वेस्टलैंड को, जो कि हमारे सामने अभी प्रेजेंट में अवेलेबल है, जिसको हम पढ़ते हैं. उसको जो अभी हमारे सामने है वो एडिट करने का क्रेडिट जो है वो एजरा पाउंड को, इनके कलीग, इनके पोएट थे, कलीग पोएट थे, जो साथ में इनके फ्रेंड भी बहुत अच्छे थे ये. तो ये है. और यस अमनदीप, यस 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है. यस 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 करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. विच ऑफ दीज हाउसहोल्ड आइटम्स इज नॉट मेंशन्ड इन टी.एस. इलियट द लव सॉन्ग ऑफ जे. एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक?
ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है। इससे रिलेटेड और टीएस इलियट की वेस्टलैंड रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट पोएम ऑफ टीएस इलियट। तो वेस्टलैंड और द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक ये जरूर आप पढ़ के जाइएगा। किसी भी एक आप एग्जाम के लिए जा रहे हो तो इस 2 इंपॉर्टेंट वर्क्स को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। आपका इसमें है, चलिए क्वेश्चन है हमारा ये वाला, अब जो स्क्रीन पे है अभी मैंने आपसे बात की कि हाउस होल्ड आइटम्स के में जो टीएस इलियट की पोएम द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक में किस हाउस होल्ड आइटम्स के बारे में बात नहीं की गई है, मींस इज नॉट मेंशन्ड। ये किस बारे में बात नहीं की गई है? ऑप्शन ए टी कप्स, ऑप्शन बी पिलोज, ऑप्शन सी लैम्प शेड्स या ऑप्शन डी है कॉफी स्पून्स। ठीक है, इन चारों ऑप्शंस में से जल्दी से मुझे आंसर करिए विच household item is not mentioned in T.S. Eliot poem The Love Song of J. Alfred Prufrock। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। लैम्प शेड्स के बारे में नहीं बात की गई है इस पोएम में कि ये हाउस होल्ड आइटम जो है ये टीएस इलियट की इस पोएम में नहीं मेंशन है। बाकी तीनों टी कप्स, पिलोज एंड कॉफी स्पून, व्हेन आई मेजर्ड माय लाइफ विद अ कॉफी स्पून, ये बहुत फेमस लाइन है इस पोएम की। बहुत लेट्स गो यू एंड आई, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, लेट्स गो देन यू एंड आई। ये ओपनिंग लाइन ही है इस पोएम की, तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा। ओपनिंग लाइन इसकी और वेस्टलैंड की, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट ओपनिंग लाइंस हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन सी। सी है लैम्प शेड्स, बी नहीं, सी होगा। लैम्प शेड्स इज नॉट मेंशन इन दिस पोएम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फॉर्म हैज बीन यूज्ड बाय इलियट इन द वेस्टलैंड। किस फॉर्म में ये पोएम लिखी गई है? देखिए वेस्टलैंड से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया हमारा स्क्रीन पे। अब आपको बताना है कि किस पोएम, किस फॉर्म में इस पोएम को लिखा गया है। मॉडर्न पोएम है, ऑप्शन ए है ब्लैंक वर्स, ऑप्शन बी स्पेंशेरियन स्टैंजा, ऑप्शन सी फ्री वर्स या नन ऑफ दीज। आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस व्हिच वन दिस पोएम द वेस्टलैंड इज रिटन। किस फॉर्म में ये पोएम लिखी गई है? स्टैंजा फॉर्म में। आपको इसका आंसर करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और जल्दी से आंसर करके हम आंसर की तरफ से इसके चलते हैं। आप मेंशन कर दीजिए मुझे कमेंट सेक्शन में। मॉडर्न पोएम है, आप सभी इसको जानते हो। तो आंसर जो हमारा है दैट इज ऑप्शन सी। ओके, दिस इज पोएम is written in the stanza form that is called free verse. Free verse, no rhyme, sorry, यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, बस इतना ध्यान दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा फ्री वर्स किसको बोलते हैं। नो राइम नो मीटर इज कॉल्ड फ्री वर्स। कि जो पोएम किसी राइम नहीं, ब्लैंक वर्ड्स में नहीं लिखी है, यही फ्री। देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए क्योंकि इसीलिए मैंने बताया ये मॉडर्न पोएम है और मॉडर्न पोएम है टीएस इलियट की वेस्टलैंड। आप इसके लाइंस को देखोगे तो कहीं भी आपको कोई भी एम्बिक, पेंटामीटर, इन सब का यूज नहीं है। कोई लाइन 1-2 वर्ड्स की है तो कोई लाइन आपकी लंबी 10 वर्ड्स की है। इस तरीके से इसमें किसी भी राइम स्कीम को ना फॉलो करते हुए फ्री वर्ड्स में ये पोएम लिखी गई है टीएस इलियट की। तो यहाँ पे आप इसको टीएस इलियट की जो पोएम है इसको पैराडाइज लॉस्ट से कंपेयर मत कीजिएगा और ब्लैंक वर्ड्स नहीं है, इसका फ्री वर्ड्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है what is of utmost importance in the plays of T.S. Eliot? T.S. Eliot ने plays भी लिखे हुए हैं। He was poet, dramatist, critic। ये इनकी पर्सनैलिटी थी। एज अ लिटरेरी फिगर अगर हम बात करते हैं तो ही वॉज पोएट, ड्रामेटिस्ट एंड क्रिटिक। और आपको बताना है कि ये जो प्लेज हैं लिखे हुए हैं टीएस इलियट ने, सबसे इंपॉर्टेंट अटमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग उनके प्लेज में क्या थी? ऑप्शन ए चॉइस, ऑप्शन बी नो अल्टरनेटिव्स, ऑप्शन सी थीमेटिक वैरायटी या ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट आंसर है? जल्दी से इसका आंसर करिए मुझे। और जो लोग अभी मुझसे जुड़ रहे हैं इस चैनल पे लाइव सेशन में, एक बारी चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे आपकी क्लास होगी यहाँ पे 7:30 PM इवनिंग में। ओके, 7:30 PM हम आप सभी से जुड़ेंगे। इंपॉर्टेंट ऑथर्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ कुछ अदर पॉइंट्स, वन लाइनर फैक्ट्स डिस्कस होंगे इस इंपॉर्टेंट चैनल पे। तो इसको जरूर एक बारी आप सभी वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और इसको शेयर भी कर दीजिएगा, इस वीडियो का लिंक एंड में, ठीक है, या अभी कर दीजिए जैसे हमसे थोड़े से और लोग जुड़ सके
इस चैनल पे। तो चलिए इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर है दैट इज ऑप्शन ए। चॉइस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट टी.एस. एलियट यूज्ड इन हिज प्लेस। और उनके प्लेस के बारे में हम अपने इम्पोर्टेंट नेक्स्ट वीडियो में कुछ बातें करेंगे इनसे रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम वेयर डिड टी.एस. एलियट बोरो द ओरिजिनल टाइटल ऑफ द वेस्टलैंड ही डू द पुलिस इन डिफरेंट वॉइसेस। क्या आपको पता है कि ये ओरिजिनल टाइटल था जब टी.एस. एलियट ने वेस्टलैंड लिखना स्टार्ट किया था? ही डू द पुलिस इन डिफरेंट वॉइसेस, दिस वाज द ओरिजिनल टाइटल, ओके, ऑफ दिस पोएम टी.एस. एलियट। तो इस पोएम का जो टाइटल था ही डू द पुलिस इन डिफरेंट वॉइसेस, ये जो टाइटल था ये टी.एस. एलियट का ओरिजिनल टाइटल था और टी.एस. एलियट ने इसको कहां से बोरो किया हुआ है, इसका आंसर आपको करना है कमेंट सेक्शन में। जल्दी से मुझे आंसर कर दीजिए आप सभी। ऑप्शन ए, अ पॉपुलर म्यूजिक हॉल सॉन्ग, या ऑप्शन बी है जेम्स जॉयसिस फिनगैन्स वीक, या ऑप्शन सी है चार्ल्स डिकेंस और म्यूचुअल फ्रेंड, या ऑप्शन डी है मार्क ट्वाइन्स हकलबरी फिन। कहां से इस टाइटल को ही डू द पुलिस इन डिफरेंट वॉइसेस, ये कहां से उन्होंने लिया हुआ है? आंसर आप सभी मुझे करिए इसका। ऑप्शन ए बी सी डी में से, और एक बार मुझे जरूर मेंशन करिए क्या आपको सेशन क्लियर है, ऑडियो वीडियो एंड साथ ही साथ क्वेश्चंस जो हैं वो इंटरेस्टिंग हैं या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आपको लग रहे हैं कि नहीं, मुझे एक बार मेंशन करिएगा इसको। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। चार्ल्स डिकेंस की आ म्यूचुअल फ्रेंड से ये टाइटल जो है, जो इसका ओरिजिनल टाइटल था द वेस्टलैंड का, ही डू द पुलिस इन डिफरेंट वॉइसेस, ये यहाँ से लिया गया है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट वी हैव which popular nursery rhyme is mentioned in the at the end of the wasteland। ठीक है, वेस्टलैंड में नर्सरी राइम, कौन सा पॉपुलर नर्सरी राइम जो है वो मेंशन्ड है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप इसका आंसर मुझे बताइए कि विच, यस टोटली न्यू क्वेश्चन, यस इसीलिए मैं लेके आई हूँ क्योंकि देखिए आप कब वेस्टलैंड पब्लिश हुआ है, ये क्वेश्चन कुछ हैं जो आप हमेशा ध्यान देते हो या हमेशा अदर अदर वीडियोस में देखते हो, बुक्स में पढ़ते हो, तो आपको या कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, कौन सा पार्ट इसमें से नहीं है, ये ऐसे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। बट जो क्वेश्चन मैं आज यहाँ पे इस वीडियो में लेके आई हूँ, इस लाइव क्लास में लेके आई हूँ, वो इसलिए लेके आई हूँ कि अनएक्सपेक्टेड आपसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहो। बाकी तो डेली जो क्वेश्चंस आपके हैं जो मेमोराइज हैं कि वेस्टलैंड कितने पार्ट्स में है, या किस लाइन से वेस्टलैंड का स्टार्ट होता है, किस मंथ के बारे में वेस्टलैंड में बात की गई है, कितने पार्ट्स में वो डिवाइडेड है, कौन सा इसमें से वो पार्ट नहीं है, कितनी लाइंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आपने पढ़े होंगे, ठीक है। तो इसीलिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस कुछ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको जरूर आप देखिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर करिए मुझे आप सभी, विच पॉपुलर नर्सरी राइम इज मेंशन्ड एट द एंड ऑफ द वेस्टलैंड? ऑप्शन ए रिंगा रोजेस, ऑप्शन बी लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन, ऑप्शन सी हम्टी डम्टी, या ऑप्शन डी है जैक एंड जिल। देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट राइम्स हैं जो अब के बच्चे सुनते हैं बहुत, ठीक है, हमारे टाइम में तो ये सब चीजें थी ही नहीं, ऐसे कुछ जो इंग्लिश में राइम्स हमने नहीं पढ़ी हैं, बहुत एकाध बस ट्विंकल ट्विंकल यही सब पढ़ा होगा। आई होप आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, जो ये राइम्स हैं इसको मेमोराइज किया होगा अपने बचपन में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन, दिस इज द आंसर, ओके। लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन, अब मैं सुनती हूँ कहीं कहीं कभी कभी आ जाता है राइम्स में, तो ये सुना है कुछ मैंने इसकी लिपसिंग, लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन ऐसे कुछ है करके। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा जो कि है वेस्टलैंड में। सोचिए वेस्टलैंड पोयम में ऐसे राइम्स को भी मेंशन करा हुआ है, नर्सरी राइम्स को भी टी.एस. एलियट ने मेंशन करा हुआ है। तो एक पता चलता है पुराने बुक्स के बारे में, ऐसे ऐसे रेफरेंसेस दिए गए हैं टी.एस. एलियट ने इस वेस्टलैंड में कि दे आर अप टू द मार्क, मींस वो
कुछ ऐसे क्रिटिकल रेफरेंसेस हैं जो क्रिटिकल एलिगरी या आपका मेटाफर है, ऐसे फिगर ऑफ स्पीच को यूज करा हुआ है जो कि बहुत ही डिफिकल्ट है समझने में। तो ये पोयम एटलीस्ट आप 4 to 5 टाइम्स पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, तब जाके ये कुछ समझ में आएगी पोयम जो है। बाकी कुछ इसके जो पार्ट्स हैं वो इजी हैं। अगले क्वेश्चन की हम तरफ चलेंगे। Iliad dominated the literary scene and came to be known as the literary scene and came to be, जब dominate किया था इन्होंने टी.एस. इलियट ने एज अ क्रिटिक, एज अ ड्रामेटिस्ट, एज अ पोएट, तो किस नेम से वो जाने जाते थे? ऑप्शन ए डॉन ऑफ 19th सेंचुरी, ऑप्शन बी पोप ऑफ रसल स्क्वायर, या ऑप्शन सी है लिटरेरी मैन ऑफ मॉडर्न एज, या नन ऑफ दीज। इन चारों ऑप्शंस में से विच वन इज द राइट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर, ये स्क्रीन पे जो है 9 बी, पोप ऑफ रसल स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। ओके, इसका आंसर ये होगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ दीज इज अ फ्रेज फ्रॉम इलियट्स द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफॉर्क? इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा वो फ्रेज है जो टी.एस. इलियट की लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफॉर्क में यूज हुआ है? डू आई डेयर टू ईट अ पीच, या ऑप्शन बी है डू आई प्रिज्यूम टू पेयर अ पर्ल plum, ऑप्शन सी है डू आई ट्राई टू शैलो अ ग्रेप, ऑप्शन डी है डू आई नीड टू मैरिनेट अ मेलन। तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट आंसर है? जल्दी से इसको सब बताइए आप मुझे आंसर इसका, कि कौन सा फ्रेज जो है वो टी.एस. इलियट के लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफॉर्क में यूज हुआ है। आप इसका आंसर करिए मुझे। और ऐसे फ्रेजेस का यूज हुआ है, टी.एस. इलियट ने अपने वेस्टलैंड में भी यूज करा है पोएम में, और जे एल्फ्रेड प्रूफॉर्क में यूज करा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है ऑप्शन ए। ठीक है, ये ऑप्शन ए इस फ्रेज का यूज करा हुआ है टी.एस. इलियट ने ये अपने लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफॉर्क में, और ये है डू आई डेयर टू ईट अ पीच, आई शैल वियर व्हाइट फ्लेनल ट्राउजर एंड वॉक अपॉन द बीच। ये है कुछ ऐसा लाइन है जो कि टी.एस. इलियट की लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफॉर्क में मेंशन्ड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक लॉन्ग पोएम है। और मुझे आप एक कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा कि ये कब किस ईयर में पब्लिश हुआ है, लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफॉर्क। ठीक है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में करिएगा। Love song of J. Alfred Prufrock was published in which year? Yes, 1917. Yes, 1917 में ये publish हुआ है। ठीक है, 1917 में this was the poem published. नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, टी.एस. इलियट वाज अवॉर्डेड यूएस प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम इन द ईयर। किस ईयर में इस मेडल ऑफ फ्रीडम प्रेसिडेंशियल यूएस के अवार्ड से नवाजा गया था टी.एस. इलियट को? आंसर करिए इस क्वेश्चन का। T.S. Eliot was awarded U.S. Presidential Medal of Freedom in the year. Option A 1964, option B 1965, option C 1966, या option D है 1967. Which one is the correct answer? Go for the right answer. तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 1964 में टी.एस. इलियट वाज अवॉर्डेड यूएस प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। ऐसे कुछ मेडल्स अवार्ड्स दिए जाते थे ऑथर्स को, उनके जो इम्पॉर्टेंट एंड जो फेमस वर्क्स होते थे, जो एक रेपुटेशन होती थी एज अ ऑथर, उनको एक तरीके से सेलिब्रेट करने के लिए अवार्ड्स गवर्नमेंट के थ्रू एंड मिलिट्री के थ्रू उनको दिए जाते थे, या यूनिवर्सिटीज के थ्रू ऑथर्स को, पोएट्स को टाइम टू टाइम मिला करते थे। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टी.एस. इलियट्स फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएम अपीयर्ड इन 1917। द कलेक्शन वाज, देखिए अभी हमने इस क्वेश्चन के आंसर की बात की थी, जल्दी से मुझे इसका आंसर करिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। टी.एस. इलियट का जो फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएम्स आया था वो 1917 में आया था, और द कलेक्शन वाज, उस कलेक्शन का नेम क्या था, आपको इसका बताना है आंसर। ऑप्शन ए द हेलो मैन, ऑप्शन बी प्रूफॉर्क एंड अदर ऑब्जर्वेशन, या ऑप्शन सी है द वेस्टलैंड, या ऑप्शन डी है पोएम्स। किस नाम से या कौन सा नाम दिया था टी.एस. इलियट ने जब 1917 में वॉल्यूम्स ऑफ पोएम्स, जिसमें कई सारे पोएम्स होती हैं, उसका कलेक्शन आया था? तो उसका आंसर मुझे करिए। ऑप्शन ए बी सी डी में से विच वन इज द राइट आंसर? एंड यस, वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट।
ऐसे ऐसे ही देखिए, क्वेश्चन से क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चन में ही उसका आंसर भी होता है। तो आप सभी बिल्कुल भी जो क्वेश्चंस हम पढ़ते हैं उसको स्किप मत करिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं उसको भी स्किप मत करिएगा, सो दैट टाइम से आपको चीजें और उससे रिलेटेड फैक्ट्स में मालूम चलती हैं कि क्या-क्या फैक्ट्स हैं और कैसे क्वेश्चन अलग-अलग बन सकता है आपके एग्जाम में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी है। प्रूफ वर्क एंड अदर ऑब्जर्वेशन इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये हमारा प्रूफ वर्क एंड अदर ऑब्जर्वेशन, जिसमें लव सॉन्ग ऑफ प्रूफ वर्क ये एडेड है और अदर पोएम्स भी इसमें एडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेस इन द फॉलोइंग लिस्ट द ड्रामा व्हिच टी.एस. एलियट डिड नॉट राइट। बताइए कौन सा ड्रामा है इस लिस्ट में, इस चारों ऑप्शंस में से, जो कि टी.एस. एलियट ने नहीं लिखा हुआ है। ऑप्शन ए है कॉकटेल, ऑप्शन बी फैमिली रियूनियन, ऑप्शन बी मर्डर इन द कैथेड्रल और ऑप्शन डी है द एसेंट ऑफ F6। Which one is the right answer? टी.एस. एलियट के द्वारा जो ड्रामा इस चारों ऑप्शंस में से नहीं लिखा गया है उसका आंसर आपको करना है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से कौन सा करेक्ट आंसर है? तो ये रहा हमारा आंसर नंबर, क्वेश्चन का आंसर है ये हमारा डी। ऑलराइट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। The Ascent of F6 is not written by the, is not a drama by the T.S. Eliot। ये बाकी के तीनों जो हैं ये अब टी.एस. एलियट के वर्क्स है। ठीक है, किसके वर्क्स हैं? कॉकटेल पार्टी, यहाँ पे होना चाहिए द कॉकटेल पार्टी, फैमिली रियूनियन एंड मर्डर इन द कैथेड्रल, जो कि टी.एस. एलियट ने लिखा हुआ है। और ये हमारा जो है W.H. ऑर्डिन का है, W.H. ऑर्डिन। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंग्लिश लिटरेचर जो कि टी.एस. एलियट से डिस्कस करा है। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे एंड में जरूर मेंशन कर दीजिएगा। लाइव क्लास कैसी लगी, इसके क्वेश्चंस कैसे लगे। इसके साथ ही साथ एंड में इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, अपने सर्कल में जो आपका ग्रुप है जहाँ पे आप ज्वाइन करते हो अलग अलग क्लासेस, अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग आपके होते हैं। ग्रामर का भी ग्रुप होता है आपका, इंग्लिश लिटरेचर का भी डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप होता है, तो वहां आपने ज्वाइन कर रखा होगा। तो जरूर इसका मुझे लिंक शेयर करना, मतलब आप कर देना। इसके साथ साथ अब हम फ्राइडे मिलेंगे, 7:30 हमारी क्लास होगी फ्राइडे को इवनिंग में, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में अलग ऑथर को हम पिक करेंगे, किसी और राइटर पोएट को पिक करेंगे और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे।